नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं शफीकुर रहमान की लिखी हास्य कहानी रिव्यू। इस कहानी में जहाँ जहाँ उर्दू के कुछ ऐसे शब्द आएंगे जिनका अर्थ शायद आपको मालूम ना हो, तो उसको स्क्रीन पर देखिएगा, उसका अर्थ स्क्रीन पर लिखा हुआ मिलेगा। तो सुनते हैं हास्य कहानी रिव्यू। दरअसल इस लेख की शुरुआत ही गलत है। भला रिव्यू का क्या मतलब हुआ? शीर्षक रिव्यूबाजी या रिव्यू लेखन होना चाहिए था। फिर एक और गलती हम कर रहे हैं कि रिव्यूज पर रिव्यू कर रहे हैं। हम ये बता देना अपना कर्तव्य समझते हैं कि रिव्यू करने को तनकीद निगारी यानी समालोचना करना भी कहा जाता है, और हम इस लेख में सिर्फ उन समालोचनाओं का जिक्र करेंगे जो साहित्य से संबंध रखती हैं। रिव्यू लिखने के अनेकों लाभ हैं। पहला तो ये कि इससे हमारा साहित्य आगे बढ़ता है। अगर हम ये कह दें कि इसके बिना साहित्य में प्रगति संभव ही नहीं, तो गलत न होगा। भला जब तक लेखकों को बुरा भला न कहा जाए, वो साहित्य की सेवा क्या खाक करेंगे। दूसरा लाभ ये है कि इससे लेखक और पाठक दोनों को तरह तरह के मौके मिलते हैं। मसलन लेखकों को ये सुनहरा मौका मिलता है कि वो बेजार होकर लिखना ही छोड़ दें और अपना वक्त किसी दूसरे अच्छे शौक को पूरा करने में लगाएं, और पाठक के लिए हंसने हंसाने का सामान भी जुट जाता है जब वो देखते हैं कि एक आदमी रिव्यू करके एक अच्छे खासे साहित्यिक पहलवान को मिनटों में चित गिरा देता है और फिर दूसरे की तरफ लपकता है, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। हम भी ऐसे मौकों पर बहुत खुश होते हैं और देर तक खुश रहते हैं। इसके बाद उस लेखक की एक भी रचना नहीं पढ़ते। तीसरा लाभ ये है कि वो नए शिकारी जो लिखने के लिए बेचैन हैं, दूसरों पर रिव्यू पढ़कर शिक्षा प्राप्त करते हैं और लेखक बनने से बाज रहते हैं। देखिए ना, अगर ऐसा ना हो तो अनगिनत लोग लेखक बन जाएं और पाठक एक भी न रहे। हमने पहले इस सिलसिले में गौर नहीं किया था, लेकिन एक बार हमारे एक लेखक दोस्त के साथ एक अजीब घटना घटी जिसने हमारी आंखें खोल दी। तब हमने इस कला का बड़े ध्यान से अध्ययन किया। हमारे दोस्त एक अरसे से मित्रों में लेखक कहाते थे, कहानियां लिखते थे और लिखकर फाइलों में जमा किया करते थे। एक दिन उन्हें अचानक ये ख्याल आया कि अगर वो एक पुस्तक छपवा दे तो दुनिया में इनकलाब आ जाए और साहित्य के सबसे बड़े अभाव की पूर्ति हो जाए। उन्होंने हमसे सलाह ली। हमने कहा कि जरूर छपवाओ। चुनांचे काफी मेहनत और मुशक्कत के बाद पुस्तक छपी। हम उसे पढ़कर बहुत खुश हुए। पुस्तक अच्छी थी, हमारे दोस्त भी फूले न समाये। चंद महीने बाद एक पत्र में उस पर रिव्यू छपा। हमने पढ़ा। काफी अरसे का जिक्र है, इसलिए हम भूल गए हैं, लेकिन कहीं कहीं से याद है। कुछ इस तरह का था। एक नए लेखक की पहली कोशिश है, इसलिए हम उसे माफ करते हैं। हमें सारी पुस्तक में से एक कहानी भी पसंद नहीं आई। एक बार तो हम सचमुच सोचने लगे कि ये लेख कहानियां ही हैं क्या, लेकिन चूंकि यथार्थ बात कहने में लेखक का दिल टूट सकता है, इसलिए इस बात को हम यहीं छोड़ते हैं। कहानियों के प्लॉट निहायत घिसे पिटे हैं और सब के सब विदेशी साहित्य से चुराए हुए हैं। कहानियों के नाम बेतुके हैं, भाषा बिल्कुल गलत है, उसमें प्रवाह नाम को भी नहीं है। किताब की भूमिका में अनगिनत गलतियां हैं। भूमिका का न सिर है न पैर। टाइप बहुत घिसे हुए हैं। कागज घटिया और छपाई निहायत ही रद्दी है। लेखक ने अपनी तस्वीर क्यों नहीं शामिल की? खैर, हम उसे माफ करते हैं, क्योंकि ये उसकी पहली कोशिश है, इसलिए हम उसका दिल नहीं तोड़ना चाहते। लेकिन यथार्थता ये है कि एक कहानी में भी जान नहीं। समर्पण एकदम निरर्थक है।
इससे अच्छा था कि न दिया होता। किताब की जिल्द भी अच्छी नहीं, टाइटल तो इस कदर वाहियात है कि देखकर क्रोध आता है। लेकिन फिर हम सोचते हैं कि पहली किताब है, इसलिए जाने दो। किताब की कीमत बहुत ज्यादा है और जरूरत से ज्यादा संख्या में छाप ली गई है। 1000 तो दूर, अगर इस किताब की 10-15 कॉपियां भी बिक जाएं तो हम नाम बदलवा लें, लेकिन लेखक एकदम नया है और ये उसकी पहली कोशिश है, इसलिए हम उसका हौसला नहीं तोड़ना चाहते। हम उसे सलाह देंगे कि अच्छा हो यदि वह सब्र करे और आगे किसी और किताब को छपवाने की तकलीफ मोल न ले। लेकिन चूंकि ये लेखक की पहली कोशिश है, इसलिए हम। ये रिव्यू पढ़कर हमें बड़ा दुख हुआ। हमारे दोस्त ने समालोचक की नसीहत पर अमल करते हुए कहानियां लिखने से तौबा कर ली। आजकल वो पुलिस में अफसर हैं। बात आई गई हो गई, लेकिन हमारे दिल पर समालोचकों का बेहद रौब बैठ गया और हमें दुनिया भर के लेखकों से न जाने क्यों हमदर्दी हो गई। एक दिन हमारा परिचय एक साहब से कराया गया और बताया गया कि ये बड़े तोप समालोचक हैं। वो समालोचक के नाते दूर दूर तक मशहूर थे। पूछिए मत कि हमारा क्या हाल हुआ उस वक्त, लेकिन हमारे ताज्जुब की कोई हद न रही जब वो साहब हफ्ते भर में हमारे दोस्त बन गए। वो सचमुच एक मामूली इंसान थे। पहले तो हम हिचकिचाते रहे, आखिर एक दिन हमने डरते डरते समालोचना की बात छेड़ दी। उनकी तारीफ भी की कि ऐसे अच्छे रिव्यू कर लेते हैं। अपनी कमजोरियां जाहिर की कि जब कोई किताब पढ़ते हैं तो कॉमेडी पर हंसते हंसते लोटन कबूतर बन जाते हैं और ट्रेजेडी पर रोना शुरू कर देते हैं, और हमें हर किताब पसंद आ जाती है। और हमारा दिल इतना कमजोर है कि हम किसी पुस्तक पर रिव्यू कर ही नहीं सकते। तब वो हजरत बड़े जोर से हंसे और बड़ी देर तक हंसते रहे, और जब हंस चुके तो एकदम रोने लगे, बिल्कुल अलिफ लैला के उस शहजादे की तरह जो परिस्तान में किसी परी को देखकर पहले हंसा था और फिर रो पड़ा था। हमने कारण पूछा तो बोले, आपकी जहालत पर हंसना आ रहा है और आपकी नासमझी पर रो रहा हूं। बड़ी देर तक हम बातें करते रहे। आखिर उन्होंने एक सवाल पूछा, क्या तुम भी पुस्तकों के रिव्यू करना चाहते हो? हमारा दिल धड़कने लगा। कहाँ समालोचना और कहाँ हम। हमने अपना सिर झुका लिया और शर्मा कर रह गए। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी हौसला बढ़ाने वाली बातें की कि हमें विश्वास हो गया कि रिव्यू करना कुछ वैसा मुश्किल नहीं। लेकिन आपको पढ़ना बहुत पड़ता होगा, हमने पूछा। पढ़ना? कैसा पढ़ना? क्यों पढ़ना? आप पहले एक किताब को कई बार पढ़ते होंगे, तब कहीं जाकर रिव्यू करते होंगे। बड़ा व्यापक अध्ययन होगा आपका। ला हौल वला कुव्वत। अगर अध्ययन करके रिव्यू करने लगे तो हो चुके रिव्यू। अध्ययन कौन मस्खरा करता है? हैं? तो क्या सचमुच? हाँ सचमुच मैं किताबें नहीं पढ़ता। अगर जरा सा अभ्यास हो जाए तो किताब को देखकर या सूंघकर रिव्यू के पन्ने लिखे जा सकते हैं। और हम गरीब गरीब गश खा गए। इसके बाद वो हमारे गुरु बन गए और हम उनके चेले। उन्होंने हमें ये कला सिखानी शुरू की। महज चंद हफ्तों की शिक्षा के बाद हमने भी रिव्यू करने शुरू कर दिए। सबसे पहला रिव्यू हमने एक दीवान पर किया। दीवान वो किताब होती है जिसमें नज़में ही नज़में या शेर ही शेर होते हैं। यहाँ हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमने कभी एक शेर भी नहीं कहा और न फिलहाल कोई नज्म लिखने का इरादा है और न हमें इस जिन्स की परख है। फिर भी हमने रिव्यू कर दिया और वह रिव्यू इतना लोकप्रिय हुआ कि हम बयान नहीं कर सकते। हमारे पास
रिव्यू के लिए धड़ाधड़ किताबें आनी शुरू हो गईं। वह रिव्यू कुछ इस तरह था। पुरानी शायरी की तारीफ में आज भी कितने लोग हैं जो जमीन आसमान के खुलाबे मिलाते रहते हैं। हमें तो कभी पुरानी शायरी पसंद नहीं आई। वही इश्क और मोहब्बत, फिराक और विसाल, साकी और शराब, गुल और बुलबुल की बातें। जो एक शायर कह गया, सब उलट फेर कर वही बातें कहते जाते हैं। आशिक साहब माशूक की एक एक अदा पर मरते हैं, कब्र में सो रहते हैं, मगर दूसरे ही शेर में देखिए तो कफन झाड़कर इश्क के अखाड़े में फिरा मौजूद होते हैं। निगाह ऐसी कमजोर होती है कि माशूक की कमर नहीं देख सकते, पर उसके वियोग में आसमान का छोटे से छोटा तारा भी न सिर्फ देखते हैं बल्कि सबको गिन भी डालते हैं। आह खींचकर दुनिया को जला डालते हैं और रोने पर आते हैं तो आंखों से नदी क्या समुंदर बहा देते हैं। उधर माशूक ऐसा जालिम होता है कि पहले तो आंखों ही से कत्ल कर डालता है, वरना तलवार निकाल सिर धड़ से अलग कर देता है। उसे आशिक को घायल करके तड़पाने में बड़ा लुत्फ आता है। हर माशूक के हजारों चाहने वाले होते हैं और हर आशिक को शिकायत रहती है कि वो उसके अलावा सबको चाहता है। होते होंगे कभी ऐसे आशिक माशूक, मगर पुरानी शायरी के रसिया आज भी वही गीत गाए जा रहे हैं। लेकिन नए शायर को देखकर और नई शायरी को पढ़कर ही आप महसूस करने लगते हैं कि आपकी और शायर की दुनिया बिल्कुल एक है। नया शायर किसान, मजदूर, धोबी, भंगी, यहाँ तक कि गधे और उल्लू का भी गहरी नजर से निरीक्षण करके उस पर बड़ी से बड़ी कविता लिख सकता है। अब मिसाल के तौर इसी दीवान के शायर को और उसकी शायरी को देखिए। यहाँ हम एक कविता दर्ज करते हैं। इसमें शायर ने एक निहायत ही कठिन विषय को कैसी खूबी से निभाया है। पुरानी शायरी में इस ख्याल को हरगिज नहीं बयान किया जा सकता, लेकिन आज की शायरी ने नई नई राहें खोल दी हैं। अब कविता देखिए। लड़ रही हैं बिल्लियां, उफ बिल्लियां, ओह बिल्लियां, बाग में इस वक्त शायद लड़ रही हैं बिल्लियां। धुंधलका है शाम का, वक्त है आराम का, काम का, इनाम का, और लड़ रही हैं बिल्लियां। होंगी शायद 4 ये या 3 हो, लेकिन जरा सा ये शुबह दिल में है मेरे बढ़ गया कि बिल्लियां ये 5 हैं और 6 तो हो सकती नहीं, और चांदनी सी रात है, और चांद है निकला हुआ, और चांदनी है 4 सू, और 4 दिन की चांदनी, और फिर अंधेरी रात है। क्या कह रहा था मैं भला? उफ़ो, अभी तो याद था। इस याद को क्या हो गया? कमबख्त से समझे खुदा, हाँ मुझको याद आ ही गया कि लड़ रही हैं बिल्लियां। बाग में इस वक्त शायद लड़ रही हैं बिल्लियां। क्या बात है, वाह वाह, कलम तोड़ना इसे कहते हैं। देखा आपने? अगर नहीं देखा तो फिर देखिए। हास्य और गांभीर्य का सामंजस्य, रोमान और यथार्थ का अजीबो गरीब मेल। शायर ने क्या हल्की फुल्की और दुबली पतली नज्म कही है। बिल्लियों पर आपने आज तक कोई नज्म पढ़ी? शायद नहीं। मालूम होता है कि शायर को बिल्लियों के प्रति असीम श्रद्धा है, और होनी भी चाहिए। जरा दिमाग में तस्वीर बनाइए। चांदनी रात, बाग का एक एकांत कोना, शायर का बेचैन दिल, और कहीं दूर से बिल्लियों के लड़ने की आवाज। क्या कोई दूसरी चीज इससे ज्यादा रोमांटिक हो सकती है? और फिर शायर को यह भी विश्वास नहीं कि ये बिल्लियां ही हैं। उसने शायद शब्द का प्रयोग करके कविता को कितनी बुलंदी पर पहुंचा दिया है। हो सकता है कि उस वक्त बाग में कुत्ते ही भौंक रहे हों, लेकिन शायर को बिल्लियां ही लगती हैं,
और फिर शायर ये भी नहीं जानता कि इन बिल्लियों की संख्या कितनी है। कितनी मजेदार बात है, लेकिन उसे ये यकीन जरूर है कि 6 से कम ही हैं। चांदनी में शायर को अंधेरी रातें याद आती हैं, जब बाग में अंधेरा होगा और बिल्लियां भी नहीं लड़ेंगी। दुनिया की बेसबातों यानी नश्वरता का नक्शा उसकी आंखों के सामने आ जाता है। लेकिन शायर ने इंतहाई कमाल वहां दिखाया है जहां वह ये भूल जाता है कि वह क्या कह रहा था। वहां वह अपनी याददाश्त को कोसता है। देखा गया है कि अक्सर लोग ऐसे वक्त अपनी याददाश्त को कोसते हैं। यहाँ हम उसकी यथार्थवादिता की तारीफ किए बिना नहीं रह सकते। इसी सिलसिले में हम एक दूसरे शायर की नई गजल पेश करते हैं। ये हम अपनी तरफ से कर रहे हैं। पुरानी शायरी में बंदिशें बहुत थीं और हम भावनाओं को प्रकट करते समय घुट कर रह जाते थे। लेकिन आज की शायरी में बड़ा विस्तार है। मसलन अमा ठहरो भी सही या अरे अरे और को भी आज हम काफिया या रदीफ रख सकते हैं। अब हम उर्दू गजल में इनकलाब लाने वाले अपने मोहतरम दोस्त जनाब अजहर साहब की एक गजल पेश करते हैं। हमने जहां चह चह लिखा है उसे आप पढ़िए, बल्कि मुंह से वह स्वर निकालिए जो खेद प्रकट करते समय मुंह से निकलता है। किस्सा ए कल्बे नातवा, दुख भरी है ये दास्तां, हर हंसी शक्ल पर खुद आ जाना, खुद ही फिर नाला ओ फुगा, तीर खाना हर एक की नजरों के और देना दुहाइयां, दरे जाना पे खुद ही जा जाके खाना दरबा की गालियां, एक तो ये दिल की बेतुकी बातें उस पे तख्ईल शायरा, अलगरज शेख जी मोहब्बत की ऐसी ही कुछ है दास्तां। क्या कोई ऐसी गजल आज से 50 साल पहले कह सकता था? हरगिज नहीं। यहां हमें 2 शेर और याद आ गए। जिगर की चोट ऊपर से कहीं मालूम होती है, जिगर की चोट ऊपर से कहीं मालूम होती है, जिगर की चोट ऊपर से नहीं मालूम होती है। एक शब्द नहीं ने शेर को 4 चांद लगा दिए हैं। क्या सादगी पैदा हो गई है, वाह वाह। दूसरा शेर है, कहीं करता है कोई यूं जफाएं नाजनी होकर, नहीं करता है कोई यूं जफाएं नाजनी होकर। यहां भी एक ही शब्द बदलने से कैसी बात पैदा हो गई है। गरज की इस किस्म का रिव्यू हमने किया था। रिव्यू कोई 50 पृष्ठ का था, जबकि वह दीवान कुल 40 पृष्ठ का था। रिव्यू इतना पसंद किया गया, इतना लोकप्रिय हुआ कि क्या अर्ज करें। उसे आधुनिक युग का सर्वश्रेष्ठ रिव्यू माना गया और हमारा नाम हर जगह मशहूर हो गया। इसके बाद हमने जो रिव्यू करने शुरू किए हैं तो बस एक एक दिन में 8-8 किताबों पर रिव्यू कर दिए। किताब को 2-3 मिनट पढ़ा और रिव्यू कर दिया, किताब को सूंघा और रिव्यू कर दिया, किताब को दूर से देखा और रिव्यू कर दिया। एक किताब पर तो हमने बिना उसे देखे ही रिव्यू कर दिया। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शफीकुर रहमान की लिखी हास्य कहानी रिव्यू। उम्मीद है ये कहानियां आपको पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद।